आज अपन स्टडी करेंगे क्लास 12th में चैप्टर सेकंड, और सेकंड चैप्टर है वो आवर्तबीजी पादपों में लैंगिक जनन के बारे में है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म प्लांट्स। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन है, इसके बारे में सामान्य डिस्कशन अपने पिछले वीडियो में थोड़ा सा किया था, उसका वापस से थोड़ा रिवाइज करेंगे और उससे आगे बढ़ेंगे। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि जो आवर्तबीजी पादपों में लैंगिक जनन होता है वो किस प्रकार से होता है, और उसकी आपको ध्यान रखना है लैंगिक जनन की क्रियाविधि है उस बारे में अपन बात करेंगे। नर और मादा युग्मक उद्भिद का विकास कैसे होता है उस बारे में बात करेंगे। तो ये अपन को सबसे पहले ध्यान रखना है कि जो लैंगिक जनन होता है वह किस प्रकार से होता है। तो आपको ध्यान रखना है पादपों के अंदर लैंगिक जनन अंग होता है वह कौन होता है, पुष्प होता है। तो पादपों के अंदर लैंगिक जनन अंग होता है वह पुष्प होता है। और आप इसमें देखेंगे कि पुष्प होता है वह एक रूपांतरित प्रो होता है, पुष्प एक रूपांतरित प्रो होता है, ये अपन को ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से पुष्प एक रूपांतरित प्रो है, ये अपन को ध्यान रखना है। और संघनित रूपांतरित प्रो जिसमें पर्व संध्या संघनित होकर के और विभिन्न पुष्पीय भागों का निर्माण करते हैं। तो ये जो भाग है वो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले देखेंगे कि जो पुष्प का वह भाग जिसकी सहायता से पुष्प होता है वह तने या शाखा से जुड़ा हुआ रहता है, उस भाग को पुष्पवृंत कहा जाता है। तो पुष्प का वह भाग जिसकी सहायता से पुष्प तने या शाखा से जुड़ा हुआ रहता है उस भाग को अपन पेडिसल या पुष्पवृंत कहते हैं। पुष्पवृंत के ऊपर फूला हुआ भाग होता है उसे पुष्पासन कहा जाता है। पुष्पवृंत के ऊपर फूला हुआ भाग होता है, घुंडी नुमा भाग होता है, उस भाग को अपन थैलामस या पुष्पासन कहा जाता है। और पुष्पासन होता है उस पर पुष्प के चारों चक्र व्यवस्थित होते हैं। उसमें पहला चक्र होता है बाह्य दलपुंज, दूसरा चक्र होता है दलपुंज, तीसरा चक्र होता है वो आपको ध्यान रखना है पुमंग होता है, और चौथा चक्र होता है वो जायांग होता है। इस प्रकार से जिस पुष्प में ये चारों चक्र उपस्थित होते हैं उस पुष्प को हम किस नाम से जाना जाता है, तो आपको ध्यान रखना है पूर्ण पुष्प कहा जाता है। जैसे सरसों है या मटर है, इन पादपों में आप ध्यान देंगे तो इसमें देखा जाता है कि बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग एवं जयांग ये चारों चक्र होते हैं, ये उपस्थित होते हैं। और इस प्रकार से जब चारों चक्र पुष्प में उपस्थित होते हैं तो उस पुष्प को अपन क्या कहते हैं, पूर्ण पुष्प के नाम से जाना जाता है। जबकि आपको ध्यान रखना है इन चारों चक्रों में से कोई भी एक चक्र अनुपस्थित होता है तो इस प्रकार की स्थिति होती है, उसे अपन किस नाम से जाना जाता है, अपूर्ण पुष्प के नाम से जाना जाता है। जैसे आप ध्यान देंगे या देखेंगे कि जो लौकी का पादप है या पपीते का पादप है उनमें आपको ध्यान रखना है एक कोई भी अंग अनुपस्थित होता है, उस प्रकार की परिस्थिति होती है तो उसे अपूर्ण पुष्प कहते हैं। अब ध्यान देंगे इस पार्ट में आपको नोट्स लिखते समय सबसे पहले ये लिखना है कि पुष्प होता है वो आपको ध्यान रखना है लैंगिक जनन अंग होता है। यानी आपको क्या ध्यान रखना है कि आवर्तबीजी पादपों में लैंगिक जनन अंग होता है वो क्या होता है, पुष्प होता है। पुष्प में नर जननांग के रूप में पुमंग एवं मादा जननांग के रूप में जायांग होता है। तो पुष्प में नर जननांग के रूप में क्या उपस्थित होता है, पुमंग उपस्थित होता है, और मादा जननांग के रूप में जायांग उपस्थित होते हैं। इसमें आप ध्यान देंगे तो सबसे पहले तो बाहर की ओर बाह्य दलपुंज हो गया, सेकंड चक्र हो गया दलपुंज, उसके बाद में आपको ध्यान रखना है थर्ड चक्र है वो किसका होगा, पुमंग का। और पुमंग की इकाई होती है वो आपको ध्यान रखना है पुंकेसर होती हैं। और एक पुंकेसर होता है उसमें आपको ध्यान रखना है कौन कौन से भाग होते हैं, तो एक परागकोश या एंथर होगा, और उसके बाद में योजी, और तीसरा भाग पूतंतु होता है। तो ये अपन को देखना है। तो इस प्रकार से आपको क्या लिखना है कि पादपों के अंदर लैंगिक जनन होगा अंग होता है वह पुष्प होता है, और पुष्प में नर जननांग पुमंग एवं मादा जननांग जायांग होता है। पुष्प में नर जननांग पुमंग एवं मादा जननांग जायांग होता है। फिर लिखेंगे आप पुमंग की इकाई पुंकेसर एवं जायांग की इकाई अंडप होती हैं। पुमंग की इकाई पुंकेसर होगी और जायांग की इकाई होती है वह आपको ध्यान रखना है अंडप होती है या स्त्री केसर होती हैं। तो इस प्रकार से पुमंग की इकाई पुंकेसर और जायांग की इकाई अंडप होती हैं।
फिर उसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि पुंकेसर के पराग कोश में एवं बीजांड, जो अंडक का बीजांड होता है उसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन होता है। आपको पता होगा लैंगिक जनन में दो मुख्य घटनाएं होती हैं, पहले अर्धसूत्री विभाजन होता है, फिर युग्मक संलयन होता है, तो ही उसे अपन लैंगिक जनन कहेंगे। तो ये पहली प्रोसेस यहाँ पर होती है, किसमें होती है? पराग कोश की भीतरी कोशिकाओं में एवं बीजांड की कोशिकाएं होती हैं, उनके अंदर आपको ध्यान रखना है अर्धसूत्री विभाजन होता है। और अर्धसूत्री विभाजन होने के फलस्वरूप लघु बीजाणु एवं गुरु बीजाणु बनते हैं। पराग कोश में लघु बीजाणुओं का निर्माण होगा और बीजांड के अंदर गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है। और लघु बीजाणु होंगे, उन लघु बीजाणुओं से नर युग्मकोद्भिद का परिवर्धन होता है और आपको ध्यान रखना है गुरु बीजाणुओं से मादा युग्मकोद्भिद का परिवर्धन होता है। तो गुरु युग्मकोद्भिद या जो मादा युग्मकोद्भिद है ये किससे बनेगा? गुरु बीजाणुओं से निर्मित होता है। अब ध्यान दें, इस पार्ट में हमारी दो चैप्टर अपन मुख्य रूप से देखेंगे। एक बात तो पहले देखेंगे वो नर युग्मकोद्भिद की संरचना एवं विकास के बारे में, और उसके बाद में देखेंगे मादा युग्मकोद्भिद की संरचना एवं विकास के बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये अपन सबसे पहले बात करते हैं नर युग्मकोद्भिद की संरचना एवं विकास के बारे में। तो नर युग्मकोद्भिद की संरचना एवं विकास में आप देखेंगे कि नर युग्मकोद्भिद होता है वह कौन होता है? तो पादपों के अंदर नर युग्मकोद्भिद के रूप में पुमंग होता है। तो पुमंग होगा वो किस रूप में काम करेगा? नर युग्मकोद्भिद के रूप में कार्य करता है। और पुमंग होता है उसकी इकाई को अपन क्या कहते हैं? पुंकेसर कहा जाता है, या इसे लघु बीजाणु पर्ण भी कहते हैं। एवं पुंकेसर होंगे, उन पुंकेसरों के शीर्ष पर उपस्थित जो परागकोश होगा उस परागकोश में लघु बीजाणु धानी का निर्माण होता है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे पुंकेसर एवं लघु बीजाणुधानी की संरचना किस प्रकार की होती है और उनका निर्माण किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले ध्यान दें पुंकेसर के बारे में। तो इसमें आप ध्यान देंगे पुंकेसर किसे कहा जाता है? तो आपको ध्यान रखना आवर्त बीजी पादपों में, आवर्त बीजी पादपों में नर जननांग पुंकेसर होता है। नर जननांग होता है वह क्या होता है? तो आपको ध्यान रखना है पुंकेसर होता है। तो पादपों के अंदर नर जननांग पुंकेसर होता है, नर जननांग पुंकेसर होता है जिसमें पराग कणों का निर्माण होता है, जिसमें पराग कणों का निर्माण होता है, जिसमें पराग कणों का निर्माण होता है। तो ये अपन को ध्यान रखना है। तो इसमें पुंकेसर, और पुंकेसर में आप लिखेंगे आवर्त बीजी पादपों में नर जननांग पुंकेसर होता है जिसमें पराग कणों का निर्माण होता है। प्रत्येक पुंकेसर के 3 भाग होते हैं। प्रत्येक पुंकेसर के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। पहला भाग आपको ध्यान रखना है जो डंठल नुमा संरचना होती है जिसे अपन पूतंतु या फिलामेंट्स कहते हैं। तो पूतंतु या फिलामेंट हो गया। उसके बाद में दूसरा भाग आपको ध्यान रखना जोड़ने का काम करता है, उसे अपन योजी कहते हैं। और योजी के बाद में तीसरा भाग जो कि शीर्ष पर उपस्थित होता है जनन सम संरचना होती है, और उस शीर्ष पर उपस्थित जनन सम संरचना होती है उसे हम परागकोश कहते हैं। उसे हम क्या कहेंगे? परागकोश या एंथर कहा जाता है। तो ये अपन को सबसे पहले देखें किसके बारे में? पूतंतु के बारे में। पूतंतु है उसमें आप देखेंगे तो पूतंतु होता है वह बंध्य संरचना होती है। तो आपको इसमें ये लिखना है कि पूतंतु होता है यह बंध्य संरचना होती है। किस प्रकार की संरचना होती है? बंध्य संरचना होती है। पूतंतु डंठल नुमा बंध्य संरचना होती है जो पराग कोश को धारण करती है। जो किसको धारण करती है? पराग कोश को धारण करती हैं। तो पूतंतु बंध्य संरचना होती है जो परागकोश को धारण करती है, ये डंठल नुमा संरचना होती है, ये अपन को ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में ध्यान देंगे योजी। इसमें आप देखेंगे कि योजी होता है यह बंध्य संयोजी उत्तक से बनी हुई संरचना होती है। और बंध्य संयोजी उत्तक से बनी हुई संरचना जो कि परागकोश की दोनों पालियों को जोड़ने का कार्य करती है। तो परागकोश की दोनों पालियों को जोड़ने के लिए
बंध्य संयोजी उत्तक होता है जिसे अपन किस नाम से जाना जाता है, योजी के नाम से जाना जाता है। तो इसमें आप देखेंगे कि योजी किसे कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है परागकोश की दोनों पालियों को जोड़ने के लिए बंध्य संयोजी उत्तक होता है और इस बंध्य संयोजी उत्तक को योजी या कनेक्टिव कहा जाता है। तो योजी या कनेक्टिव किसे कहेंगे, परागकोश की दोनों पालियां, या आप ऐसे भी लिख सकते हो पूतंतु एवं परागकोश जोड़ने के लिए बंध्य संयोजी उत्तक होता है, उसे अपन क्या कहते हैं, योजी या कनेक्टिव कहा जाता है। तो इनके मध्य का भाग होगा उसे योजी या कनेक्टिव कहेंगे। क्लियर हो गया। अब उसके बाद में आपको ध्यान रखना है परागकोश के बारे में। ये मुख्य संरचना, तीसरी संरचना परागकोश। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पूतंतु के शीर्ष पर, पूतंतु के शीर्ष पर जननसम घुंडीनुमा संरचना होती है। किस प्रकार की संरचना होती है, तो घुंडीनुमा संरचना होती है, घुंडीनुमा संरचना होती है, संरचना होती है। परागकोश पूतंतु के शीर्ष पर उपस्थित घुंडीनुमा संरचना होती है जिसमें पराग कणों का निर्माण होता है, जिसमें पराग कणों का निर्माण होता है, जिसमें पराग कणों का निर्माण होता है। तो परागकोश किसे कहेंगे, तो आपको क्या ध्यान रखना है, पूतंतु के शीर्ष पर जननसम घुंडीनुमा संरचना होती है जिसमें पराग कणों का निर्माण होता है, तो उसे अपन परागकोश या एंथर कहते हैं। परागकोश या एंथर की बात करें तो ये दो पालियों से बनी हुई संरचना है। ये आपको दिख रही है, जिससे इस प्रकार से जो संरचना है वो कितनी पालियों से बनी हुई है, दो पालियों से बनी हुई है, दो पालियों में बंटी हुई रहती हैं। तो इस प्रकार से टू लोब्स स्ट्रक्चर होती है, ये अपन को इस प्रकार से ध्यान रखना है। तो इसमें आप देखेंगे कि कितनी लोब होते हैं, दो लोब होती है। ये तो आपका पूतंतु हो गया ये, और इसके ऊपर ये हो गया योजी, और उसके बाद में ये भाग है, ये क्या है, तो आपको ध्यान रखना है परागकोश, और परागकोश का ये आपको ध्यान रखना है ये पाली है। ये क्या है, परागकोश की पालियां हैं, दो पाली होती हैं। और इस प्रकार से परागकोश में कुल पालियां कितनी होगी, एक परागकोश में पालियों की संख्या होती है, लोब की संख्या होती है वह 2 होती हैं। लोब की संख्या कितनी होती है, 2 होती हैं। और प्रत्येक लोब में आपको ध्यान रखना है 2 प्रकोष्ठ होते हैं। तो प्रकोष्ठों की संख्या होती है वह कितनी होती है, कितने चैम्बर होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है इसमें चैम्बर की संख्या भी होती है वह कितनी होती है, 2 होती हैं। तो इस प्रकार से आपको क्या ध्यान रखना है कि पूतंतु के शीर्ष पर जननसम घुंडीनुमा संरचना होती है जिसे अपन परागकोश कहते हैं, जिसमें पराग कणों का निर्माण होता है। प्रत्येक परागकोश होगा उसमें 2 पालियां होती हैं, प्रत्येक परागकोश में 2 पालियां होती है। प्रत्येक पाली में 2 प्रकोष्ठ होते हैं। प्रत्येक पाली में कितने प्रकोष्ठ होते हैं, 2 प्रकोष्ठ होते हैं। और इन प्रकोष्ठों को अपन परागपुट या इसे अपन लघु बीजाणुधानी कहते हैं। तो पोलन सैक या क्या कहेंगे, इसे लघु बीजाणुधानी कहा जाता है। तो परागपुट या लघु बीजाणुधानी किसे कहते हैं, तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि प्रत्येक परागकोश होता है, उस परागकोश में 2 पालियां होती हैं। प्रत्येक पाली के अंदर 2 प्रकोष्ठ उपस्थित होते हैं। और इस प्रकार से आपको ध्यान ये रखना है कि एक परागकोश में कुल 4 लघु बीजाणुधानियों का निर्माण होता है। इस प्रकार का परागकोश, इस प्रकार से 2 पाली युक्त परागकोश, 2 पाली युक्त परागकोश होगा, 2 पाली युक्त परागकोश होगा, उसे अपन क्या कहेंगे, तो आपको ध्यान रखना द्विकोष्ठी कहा जाता है। क्या कहेंगे, द्विकोष्ठी कहा जाता है, या इसे अपन कहेंगे डाइथीसियस। तो इस प्रकार से द्विकोष्ठी कहा जाता है। और इसमें आप ध्यान देंगे तो कितनी लघु बीजाणुधानियां बनती हैं, 4। इस प्रकार से एक परागकोश में 4 लघु बीजाणुधानियों का निर्माण होता है। इसमें आप देखेंगे किस प्रकार से 4 लघु बीजाणुधानी बनती हैं। तो इसमें ये 4 लघु बीजाणुधानी इस प्रकार से बनती हैं। अगर मैं इस परागकोश का अनुप्रस्थ काट इस प्रकार से काट लूँ तो मुझे इस प्रकार की संरचना प्राप्त होती है।
इस प्रकार की संरचना प्राप्त होती है। और इस संरचना के मध्य भाग में इस प्रकार से आप ध्यान देंगे तो आपको ध्यान रखना है बंध्य संयोजी उत्तक होता है, बंध्य संयोजी उत्तक से बना हुआ होता है। और एक पाली होगी ये दूसरी पाली होगी, और प्रत्येक पाली में आपको ध्यान रखना है 2 प्रकोष्ठ होते हैं। प्रत्येक पाली में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? 2 प्रकोष्ठ होते हैं। और इन प्रकोष्ठों को अपन क्या कहते हैं? लघु बीजाणुधानी या परागपुट कहा जाता है। परागपुट या पोलन सैक, या इसे अपन क्या कहेंगे? तो लघु बीजाणुधानी कहा जाता है। तो इसे अपन क्या कहेंगे? लघु बीजाणुधानी या परागपुट के नाम से जाना जाता है। और इसमें आप ध्यान देंगे नीचे की ओर यहाँ रेखाएं होती है, और जिसे अपन स्फुटन रेखा कहते हैं, स्फुटन रेखा कहते हैं। और स्फुटन रेखा से परिपक्व परागकोश का प्रस्फुटन होता है। तो ये अपन को इस प्रकार से ध्यान देंगे तो ये परागकोश की आंतरिक संरचना होती है, उसमें आप देखेंगे तो कितने भाग होते हैं, किस प्रकार से भाग होते हैं, उस बारे में अपन को ध्यान रखना है। तो ये भाग हो गया तीसरा, परागकोश। किससे कहेंगे परागकोश? तो पूतंतु के शीर्ष पर जननसम गुंडीनुमा संरचना होती है जिसमें पराग कणों का निर्माण होता है। प्रत्येक परागकोश होगा, उस परागकोश में 2 पालियां होती हैं। प्रत्येक पाली में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? 2 प्रकोष्ठ होते हैं। इस प्रकार से 2 पाली युक्त परागकोश होगा, उसे द्विकोष्ठीय या डाइथीसियस कहा जाता है। और आप ध्यान देंगे चतुष्क लघु बीजाणुधानी निर्माण होता है, अर्थात टेट्रास्पोरेंजिएट प्रकार की जो लघु बीजाणुधानियाँ होती हैं वह आवर्तबीजी पादपों में होती हैं। परंतु कुछ पादपों में आप अपवाद ध्यान रखेंगे, कुछ पादप जैसे आपको ध्यान रखना है मोरिंगा। कौन सा पादप ध्यान रख सकते हो? मोरिंगा। और आप इसमें देखेंगे वुल्फिया, मोरिंगा और वुल्फिया एवं मालवेसी कुल के पादप, मालवेसी कुल के पादप। और मालवेसी कुल के कौन कौन से पादप होते हैं? तो मालवेसी कुल में भिंडी, जिसे लेडी फिंगर भी कहते हैं, तो भिंडी हो गया, वह मालवेसी कुल का सदस्य है। इसी प्रकार से कपास भी किसका सदस्य है? मालवेसी कुल का है। गुड़हल, तो भिंडी, कपास, गुड़हल इत्यादि। तो मोरिंगा, वुल्फिया एवं मालवेसी कुल के पादप होते हैं, उनमें केवल 1 पाली होती हैं। केवल कितनी पाली होती है? 1 पाली होती हैं। और 1 पाली होगी तो उसे अपन क्या कहेंगे? एक कोष्ठीय कहा जाता है। उसे अपन क्या कहेंगे? एक कोष्ठी या मोनोथीसियस कहते हैं। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना एक कोष्ठी होती है। तो ये किन किन पादपों में एक कोष्ठीय प्रकार की होती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 3 उदाहरण ध्यान रखने हैं, मोरिंगा, वुल्फिया एवं बाकी सभी आवर्तबीजी पादपों में किस प्रकार की होती हैं? द्विकोष्ठी होती हैं। परंतु इन 3 प्रकार के आपको ध्यान रखना पादप मोरिंगा, वुल्फिया और मालवेसी कुल के पादप होते हैं, उनमें एक कोष्ठीय होती है। तो इसमें कितनी लघु बीजाणुधानियां बनेगी? 2 लघु बीजाणुधानी बनती हैं। तो इनमें कितनी लघु बीजाणुधानियां बनेगी? 2 लघु बीजाणुधानी का निर्माण होता है। इसके अतिरिक्त एक उदाहरण और आप ध्यान रख सकते हो, आर्चोथोबियम के पादप में केवल 1 लघु बीजाणुधानी का ही निर्माण होता है। तो ये बात थी किसके बारे में? परागकोश होता है, उसमें कौन कौन से भाग होते हैं? तो ये पुंकेसर और पुंकेसर के 3 भाग होते हैं, पूतंतु, योजी और परागकोश।